हेलो, नमस्कार आप सभी को। मैं हूं विनोद देवड़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज्ञान सागर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण 3 कालखंडों में किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम सबसे पहला काल प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहा जाता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आई हूँ। इसे देखिए। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। इस युग की जानकारी के स्रोत पाषाण उपकरण जैसे पुरातात्विक साक्ष्य है। प्रागैतिहासिक काल को 3 कालों में बांटा गया है। देखा आपने कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में जो भी जानकारी है वो हमें जो पाषाण उपकरण है उन्हीं से प्राप्त होती है। इसका कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि लेखन कला का विकास इस काल में हुआ ही नहीं था। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 बिंदुओं में पढ़ेंगे: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन 3 बिंदुओं में आप देखिए, जो उसका पहला बिंदु है पूरा पाषाण काल, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। इस काल के जो प्रमुख उपकरण थे वो हमें सोन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, और सोन नदी घाटी से इसके उपकरण प्राप्त होने के कारण ही इस युग को सोहन संस्कृति कहा जाता है। इसमें जो प्रमुख उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं वह है शल्क, गंडासा, खंडक, हस्तकुठार और बटिकासन। निम्न पूरा पाषाण काल के समय नर्मदा घाटी में हथनोर ग्राम में मानव खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। यहाँ से हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मानव खोपड़ी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हम इसका उत्तर देंगे निम्न पूरा पाषाण काल में नर्मदा घाटी में हथनोर गांव से। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए आप मध्य पूरा पाषाण काल। देखिए, सिंध, केरल और नेपाल को छोड़ पूरे भारत में इस काल के अवशेष मिलते हैं, इसके प्रमाण मिलते हैं। और इसके जो मुख्य औजार है वे है वेधक, खुरचनी और वेदनिया। भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मध्य पूरा पाषाण काल का, जिससे 200 गुफाओं में मानव के रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह निंडरथाल मानवों का युग था। जो मध्य पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उन्हें निंडरथाल के नाम से जाना जाता था। उच्च पूरा पाषाण काल, इसके जो मुख्य औजार है वे है तक्षणी, फलक और खुरचनी। अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हुआ। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में देखिए। इस काल में सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ से उपकरण व प्रेक्षापात्र तकनीक का विकास हुआ। इस मध्य पाषाण काल का जो महत्वपूर्ण आविष्कार था वो था माइक्रोलिथ। सूक्ष्म पाषाण से बने हुए उपकरणों का जो आविष्कार हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था, और जो ये सूक्ष्म पाषाण थे इनको ही माइक्रोलिथ कहा जाता था। इसीलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है। प्रेक्षापात्र, जैसे आप जानते हैं, जिसे कि फेंक कर मारा जाता है, उस तकनीक का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुओं व मानवों की आकृति गुफाओं व चट्टानों पर बनी। मध्य पाषाण काल के जो मानव थे वो पशुओं और मानवों की आकृतियों का चित्रण करने लगे थे गुफाओं व चट्टानों के ऊपर। इस काल के लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे। मानव अस्थियों के साथ कुत्ते की भी अस्थियां मिली है।
अर्थात मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वे अपने प्रियजनों की मृत्यु होने पर उनकी अंत्येष्टि क्रिया करते थे, और जो मानव अस्थियां थी उनके साथ वे कुत्ते की अस्थियां मिलने से ये प्रमाणित होता है कि वे कुत्तों को भी मानवों के साथ दफनाते थे। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल इस युग की प्रमुख उपलब्धि खाद्य उत्पादन का आविष्कार है। नवपाषाण काल के अंदर खाद्य उत्पादन का आविष्कार होने लगा। मानव ने खेती की शुरुआत की। पशुओं के उपयोग की जानकारी मिलती है। मानवों ने पशुओं का पालन करना शुरू किया और खेती के काम में तथा खाद्यान्न संबंधी पदार्थ प्राप्त करने के लिए पशुओं का उपयोग करने लगे। स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास। नवपाषाण काल के अंदर मानव ने गांव का विकास किया। मानव अपने घर बनाने लगा और एक जगह पर स्थिर होकर रहने लगा। वह खेती करने लगा और परिवार से जुड़ा। कुंभकारी का विकास। नवपाषाण काल के अंदर मानवों ने विभिन्न तरीके के मिट्टी के घड़े व बर्तनों का निर्माण करना शुरू किया। तो ये था हमारा प्रागैतिहासिक काल। आगे हम देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो देखिए, ये है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक से संबंधित कुछ तथ्य है। प्रोटो हिस्टोरिक में हम पढ़ते हैं इस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध, परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। देखिए, इस काल के अंदर हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, लेकिन उस लिपि को अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की ही एक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक चित्रात्मक लिपि है जिसे अभी तक किसी ने भी पढ़ा नहीं है और न इसे पढ़ा जा सका है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड इस काल से संबंधित है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड जो बर्तन थे वो लाल व काले रंग से रंगे गए थे। वो इसी काल में, आदि ऐतिहासिक काल में ही हमें प्राप्त होते हैं। ताम्र पाषाण काल। इस युग में पत्थर के साथ साथ तांबे व कांसे का प्रयोग होने लगा था। ताम्र पाषाण काल जो है वो आदि ऐतिहासिक काल का ही उत्तरोत्तर काल है, और इस काल के अंदर जो मानव था वो तांबे और कांसे का प्रयोग करना सीख गया था। आदि ऐतिहासिक काल के बाद हम तीसरा देखते हैं ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। इसके पुरातात्विक व साहित्यिक लिखित विवरण उपलब्ध है। यह काल पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशियों के वर्णन पर निर्भर है। इस समय तक मनुष्य सभ्य बन चुका था। अर्थात जो ऐतिहासिक काल था, मानव पक्के मकान बनाकर रहने लग गया था, उसको परिवार से जुड़ गया था, समाज से जुड़ गया था और वह सभ्य बन चुका था। यही ऐतिहासिक काल है जिसमें हम हमारा प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।